BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा छठी कक्षा में आज का जो हमारा विषय है बच्चों, वह है आपकी स्क्रीन पर सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी, जिसका पहला भाग आज हम जानेंगे। पाठ 11वां कार्य और ऊर्जा, और इसके घटकों पर हम चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो जैसा कि बच्चों हर बार हम ये देखते हैं कि जब भी विज्ञान विषय के किसी घटक पर चर्चा करनी होती है तो सबसे पहले हम उसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हैं, दैनिक जीवन के अनुभव को देखते और तुलना करते हैं। तो हमने अब तक पिछले कुछ पाठों में और दैनिक जीवन में कुछ जो देखा पढ़ा उसे याद करने का प्रयास करते हैं, चित्र और सिचुएशन देखते हैं और चर्चा करते हैं कि ये क्या हो रहा है। पहले चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि एक बालक हाथों के द्वारा, हाथ में एक छड़ी है, उसके द्वारा टायर को ढकेल रहा है। उससे क्या होगा? टायर में गति उत्पन्न होगी, वह घूमता हुआ आगे बढ़ेगा और बच्चा भी उसके साथ इसी तरह खेलता है, दौड़ाता है। अब बताइए इस दूसरे चित्र में क्या है? तो एक लड़की बक्से को रस्सी से बांधकर खींच रही है और बक्सा पुस्तकों से भरा हुआ है, जोर लगा रही है, खींचने का प्रयास कर रही है। तो तीसरे चित्र में एक विद्यार्थी वह बच्ची स्कूल जाने के लिए अपनी बैग को उठाने का प्रयास कर रही है, जमीन से ऊपर की ओर खींच रही है। तो अगले चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति रस्सी से कुछ बाल्टी है उसे खींच रहा है, घिरनी में लटका। जैसा कि हम जानते हैं, देखे हैं या फिल्मों में देखते हैं गांव में किस तरह कुएं से बाल्टी को खींचा जाता है। आजकल वो मशीन से पंप द्वारा होने लगा काम, लेकिन यह अनुभव भी हमने देखा है। इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ देखा है, जैसे कि यह है स्पंज। आपने स्पंज देखा होगा बच्चों, घर में जरूर होगा। कपड़ा धोने, बर्तन साफ करने का स्पंज, और कई तरह के स्पंज होते हैं जिसको दबाने पर वो देखिए उसका आकार बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार यह है हथौड़े से कील को पीटना, ठोकना, यह कृति भी हमने देखा है। और
लकड़े के कुंदे को, सामान को कंधे पर उठाकर ले जाते हुए हमने देखा है। हमने बोरा या बोरिया, सामान, वस्तु, बोझा इस तरह उठाकर ले जाते हुए व्यक्तियों को देखा है। तो ये सारे अनुभव हमने अपने आसपास दैनिक जीवन में कहीं न कहीं देखा, सुना और समझा है। तो हम क्या देखा है, जब भी किसी वस्तु पर हम जोर लगा रहे हैं तो क्या होता है उस वस्तु में, तो याद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ चित्र हैं, कुछ अनुभव हैं, कुछ वीडियो है। बल के द्वारा क्या क्या परिवर्तन होता है, तो बल देखो फुटबॉल में गति प्रदान करता है और रोक भी सकता है, जैसे कि डिस्क को रोक दिया। दिशा बदल सकता है, गेंद को घुमा के मार दिया, दूसरी ओर चले गया। और साइकिल को हम बल से तेज कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं पेडल मार के। उसी प्रकार आटे के लोई को आकार बदल के चपटा कर दिया, आकार भी हमने बदल दिया। तो एक बल से हमने कई तरह के परिवर्तन को देखा। क्या क्या देखा हमने, तो हमने इन मुद्दों को अभी देखा इस चित्र में। क्या सबसे पहले हमने देखा बल जो है पिंड में गति प्रदान करता है। फुटबॉल को किक मारते ही फुटबॉल में गति आ जाती है और वह चलने, दौड़ने, कूदने लगता है। दूसरा है बल से हम स्थिर कर सकते हैं किसी गतिशील पिंड को। डिस्क को देखा, रोक दिया हमने। गेंद को पकड़ लेते हैं तो गेंद रुक जाती है, चलती हुई गेंद को, तो बल से हम उसको रोक सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि गतिशील पिंड की दिशा बदल सकते हैं, जैसे कि बैट से गेंद को हम मोड़ के किसी और दिशा में ले जाते हैं। फुटबॉल से फुटबॉल की दिशा को बदल देते हैं किक मारकर। साइकिल की दिशा बदल दी जाती है बल से। और आगे देखा हमने कि गति परिवर्तन बल लगाते हैं, जैसे कि साइकिल दौड़ रही है, हमने पेडल मारा और तेज पेडल मारा तो उसकी गति तेज हो जाती है। ब्रेक लगाने पे उसकी गति कम हो जाती है, रुक भी जाती है। अगला है पिंड के आकार में परिवर्तन, जैसे कि कील ठोकते हैं, कील पर अगर चपटे कील को हम सीधे हॉरिजॉन्टल या आड़े ठोकेंगे तो चपटा हो जाता है। स्पंज को दबाएंगे तो उसका आकार बदलता है। रोटी को बनाते समय आटे की लोई पे हम बल लगाते हैं बेलन से तो वो चपटा हो जाता है। तो पिंड के आकार में परिवर्तन होता है। ये सब किसके कारण हुआ, उस पर लगे हुए बल, जोर के कारण। तो हम आज चर्चा करेंगे इस बल से उस किसी वस्तु में उसका स्थान बदलता है या विस्थापन होता है तो क्या संबंध होता है। जैसे कि यह एक गाड़ी है, स्थिर है अपनी जगह पर, अब उसे आकर कोई व्यक्ति बल लगाता है, ढकेलता है। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी तो वहीं खड़ी है। बल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और जोर लगाते हैं तो गाड़ी हिलती है। और अधिक जोर लगाएं, बल लगाएं तो बल हम गाड़ी के राइट साइड में ढकेल रहे हैं। यहाँ से हमें राइट साइड में जाता हुआ दिख रहा है, यानी आगे की ओर ढकेल रहे हैं, बल लगा रहे हैं तो गाड़ी भी आगे ही आगे जाती है। तो गाड़ी ने अपना स्थान बदल दिया, जगह बदल दिया, कुछ दूर चले गया तो उसके स्थान में परिवर्तन हो गया। यह है विस्थापन। जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में विस्थापन भी हुआ। स्क्रीन पे राइट साइड में बल लगा है तो विस्थापन भी राइट साइड में ही गाड़ी गई है। दूसरे चित्र को देखते हैं, कृति को देखते हैं। स्टूल को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ढकेला जा रहा है, बल लग रहा है तो विस्थापन भी स्टूल की जगह देखिए बदल गई। राइट साइड से वह लेफ्ट साइड में आ गया। स्टूल बच्चे ने ढकेल कर बल लगाकर स्टूल के स्थान में परिवर्तन कर दिया। तो स्थान में जो परिवर्तन होता है वह विस्थापन।
और बल और विस्थापन की दिशा एक ही है। तो बल लगाया तो विस्थापन हुआ, और बल और विस्थापन के इसी मिले जुले भाग को या हिस्से को या होने वाली क्रिया को, कृति को ही हम कार्य कहते हैं, यानी काम हुआ, कार्य हुआ। तो कार्य कब होता है? जब बल लगाया और विस्थापन हो गया किसी पिंड या वस्तु का, तो कहेंगे कार्य हुआ। तो विस्थापन होने पर ही कार्य होगा। बल लगा, विस्थापन हुआ, तो कार्य हो गया। तो कार्य कम या अधिक कब होता है? कि जब हमने दो पिंड है या दो काम को समान बल लगाया, लेकिन एक का विस्थापन अधिक हो गया, यानी दूर तक चले गया वह पिंड, तो हम कहेंगे कार्य ज़्यादा हो गया। उसी प्रकार यदि बल ज़्यादा लगा दिया किसी पिंड में, और दो पिंड में स्थान जो है वो समान दूरी तक ही गया, ज़्यादा दूर नहीं गए, दोनों एक जैसे ही सरके, लेकिन एक में बल ज़्यादा लगा, एक में कम लगा। तो ज़्यादा बल लग गया, विस्थापन भले ही समान हो, तो भी हम कहते हैं कार्य अधिक होगा। उदाहरण द्वारा देखते हैं। यह दो पिंड हैं और दो समान बल वाले व्यक्ति या एक ही व्यक्ति दो अलग अलग बार यह काम करेगा, तो क्या होगा? जोर लगाने पर दोनों का बल समान है, दोनों ने समान दूरी तय किया, कोई आगे पीछे नहीं हुआ। तो समान बल लगाने पर विस्थापन भी समान हुआ, यानी बल लगा समान एक ही व्यक्ति द्वारा या समान बल वाले दो व्यक्तियों का, और वस्तु जो है उतनी ही दूरी पे गए दोनों का, तो हम कहते हैं कि दोनों ने समान काम किया, समान कार्य किया। तो समान कार्य मतलब बल समान लगा और विस्थापन भी समान ही हुआ। फिर से देखते हैं अब क्या होता है। वस्तु वही है, लेकिन बल भी वही है, लगाने वाला व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति का जो विस्थापन है वो ज़्यादा हो गया, तो उसने ज़्यादा दूर तक विस्थापन किया है। इससे कहेंगे कि बल भले समान लगा हो, लेकिन विस्थापन ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हो सकता है कि वह पिंड हल्का हो या जो भी हो। तो काम किसने ज़्यादा किया? तो जहाँ पर विस्थापन ज़्यादा हुआ है, तो दिख रहा है कि वह ज़्यादा दूर तक गया। लाल वाला बॉल, ब्राउन वाला बॉल, पीला वाला पीछे है, मतलब ब्राउन वाले में ज़्यादा काम कार्य हुआ। फिर से देखते हैं। अब बल कम और अधिक हो रहा है, यानी बड़े वाले गेंद में ज़्यादा बल लग रहा है, छोटे वाले में कम बल लग रहा है। उसके बाद भी विस्थापन समान है। इसका मतलब बल अलग अलग लगा है, किसी एक में ज़्यादा एक में कम, लेकिन दूरी उतनी ही। तो अधिक बल लगा, किसी में कम बल लगा, लेकिन विस्थापन तो समान हुआ। तो जहाँ पर कम बल लगा वहाँ कम कार्य हुआ, और जहाँ अधिक बल लग गया वहाँ पर अधिक काम हुआ। ऐसा हम कहते हैं विज्ञान की भाषा। तो ये कुछ बल और विस्थापन का अपने उदाहरण देखा। आगे चलते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति इस बड़े से पिंड में बल लगा रहा है, कोई विस्थापन नहीं हुआ, मतलब अभी तक काम शून्य है, कुछ भी काम नहीं। दूसरा व्यक्ति आया और उसने भी बल लगाया, पिंड में कोई हलचल नहीं हुई, मतलब दोनों का बल मिला के भी काम शून्य। तो बल लगाने पर जब विस्थापन हुआ ही नहीं, तो हम कहेंगे कोई कार्य नहीं हुआ। तो कार्य को मापना है, यानी कार्य हुआ है, तो बल के साथ साथ विस्थापन दोनों को देखना पड़ता है, दोनों पर चर्चा करना पड़ता है। केवल बल या केवल विस्थापन से हम कार्य को नहीं नापेंगे।
तो बल और विस्थापन दोनों का हिसाब, दोनों का सामान्य तौर पर गुणनफल से ही हम कार्य को नापते हैं। कहाँ कार्य कम हुआ, कहाँ ज़्यादा हुआ। आप देखते हैं यहाँ पर एक पिंड को दोनों ओर से बल लगाया जा रहा है। एक तरफ कम बल होगा, एक तरफ ज़्यादा बल लगेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग बल वाले व्यक्ति। ज़्यादा ऊर्जावान व्यक्ति, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, वह ज़्यादा कार्य कर सकता है, वह ज़्यादा देर तक बल लगा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसमें ज़्यादा ऊर्जा है वह विस्थापन कर देता है। बड़े व्यक्ति ने उस छोटे वाले को ढकेल दिया। तो बड़े वाले की क्षमता ज़्यादा है कार्य की, और वही एनर्जी है उस व्यक्ति की, ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। हम कितना कार्य कर सकते हैं, कितनी देर तक कार्य कर सकते हैं, यह ऊर्जा कहलाता है। हर व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। इसका मतलब हर व्यक्ति में ऊर्जा अलग अलग होती है। चित्र देख के ही समझ में आ गया। हम भी अनुभव कर सकते हैं कि हमसे बड़ी क्लास का बच्चा, बड़ा बच्चा हमसे ज़्यादा कार्य करता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा ज़्यादा है। ऊर्जा अलग अलग रूप में पाई जाती है। जो ऊर्जा है बच्चों, वो अलग अलग रूप में पाई जाती है, यानी ऊर्जा से कोई ना कोई कार्य होता है। तो ऐसे बहुत सारे घटक हैं जिससे कार्य होते हैं, वो अलग अलग रूप में होते हैं, जिसे हम ऊर्जा के रूप कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यह देख रहे हैं ना, तीर और कमान। यहाँ पर कुछ कार्य हो रहा है। उस धागे को खींचा जा रहा है और तीर को छोड़ दिया जाता है, तो जो तीर हिलती नहीं है वो बाद में दूर तक चली जाती है। तो वहां पर कार्य हुआ। उसी प्रकार गुलेल में हम देखते हैं रबर के दो बेंड, बीच में पिंड को, किसी पदार्थ को खींच कर छोड़ते हैं, वह पदार्थ दूर तक जाता है। स्प्रिंग को हम देखते हैं, अगर दबा के छोड़ते हैं तो स्प्रिंग फिर से अपनी जगह पर आ जाता है, या खींच कर छोड़ते हैं तो भी वह अपने स्थान पर आ जाता है। और धनुष बाण हमने देखा है किस तरह से वह धागे के तनने के कारण और छोड़ने के कारण तीर जो है बहुत दूर तक दौड़ती है, जाती है, गति आती है। तो ये सारी जो ऊर्जा है, ये यांत्रिक ऊर्जा है, यानी किसी न किसी यंत्र के कारण किसी पिंड में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चाहे वह स्थिर है किसी विशेष अवस्था में और फिर छोड़ दिया जाता है किसी विशेष अवस्था में, तो उनमें या तो वह गति होता है या तो स्थिर रहता है ऊर्जा के साथ, तो यह यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। जैसे स्थिर पानी है, उसमें स्थिर ऊर्जा है। पानी को छोड़ देते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो बांध से गिरता हुआ जो तेजी से पानी है, वह पानी में जो ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है, उसमें स्थितिज ऊर्जा के कारण जब उसका रास्ता खोलते हैं तो वह तेजी से बहता है। तो स्थिर जल में स्थितिज ऊर्जा है और बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है। यह पानी तेजी से आगे बढ़ता है और एक झरना, नदी का रूप धारण करता है। उसी प्रकार बहती हवा के कारण पंखे घूमते हैं, पंखों में गति आती है, तो गतिज ऊर्जा आ जाती है पंखों में। तो बहते पवन के रूप में भी, हवा के रूप में भी ऊर्जा है, वह पंखे को घुमा देती है। ये सब जो है यांत्रिक ऊर्जा का ही रूप है, जो किसी पिंड को में गति उत्पन्न करती है। तो हमने ये धनुष बाण का उदाहरण देखा ही था।
स्प्रिंग में भी देखा हमने, दबाने पर वो ढकेलती है। गतिज ऊर्जा यहाँ पर पंखों के घूमने से फिर विद्युत का निर्माण होता है। तो ये सब विशेष अवस्था में ऊर्जा का निर्माण। वस्तु की विशेष स्थिर अवस्था के कारण अगर उसमें ऊर्जा है तो वह स्थितिज ऊर्जा निर्मित करता है। पोटेंशियल एनर्जी। और गति के कारण अगर उसमें ऊर्जा दिखाई देती है तो वह गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम देखते हैं उदाहरण द्वारा कि कैसे एक ही वस्तु में कौन सी यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी है, स्थितिज ऊर्जा भी है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कमान में स्थितिज ऊर्जा होती है उस बंधे हुए धागे के कारण। उसके बाद धागे से खींचकर तीर को छोड़ते हैं तो तीर में वह ऊर्जा चली जाती है और तीर दूर तक जाता है। तीर में गति उत्पन्न होती है तो गतिज ऊर्जा निर्मित हो जाती है। अब देखते हैं ऊर्जा का दूसरा रूप। तो हमने अभी यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज और गतिज देखा, जिससे कुछ कार्य हो रहा है। ऊष्मा जो कि सूर्य से मिलती है, हमें गर्मी महसूस होती है। तो पृथ्वी को जो भी ऊष्मा हमें बाहर से दिखाई है, देती है, मिलती है, गर्मी महसूस होती है, सब सूर्य से ही प्राप्त, जिसे ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ऊष्मा ऊर्जा का रूप है क्योंकि ऊष्मा के कारण भी कोई न कोई कार्य होता है। बहुत सारे कार्य होते हैं। ऊष्मा के कारण ही हम देखते हैं सजीव सृष्टि में वातावरण निर्मित होता है और उसकी गर्मी से ही सजीवों का जन्म होता है, वृद्धि होती है, विकास होता है। और फिर हम इसी ऊष्मा का उपयोग करके भोजन को पकाते भी, भोजन की अवस्था में परिवर्तन करते हैं, पानी उबालते हैं, भोजन पकाते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके। यानी कुछ न कुछ कार्य ऊष्मा का उपयोग करके होता है, इसलिए ऊष्मा भी ऊर्जा का रूप है। कोई भी घटक जो है कार्य करते हो वह ऊर्जा का ही रूप होता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। उस ऊर्जा को इकट्ठा करके हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। एक प्रयोग देखते हैं। यह एक लेंस है बच्चों, आपने देखा होगा ना, भिंग बोलते हैं लेंस, जिसमें से वस्तु बड़ी दिखाई देती है। कुछ लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और यह माचिस की तीली है या कागज का टुकड़ा लेते हैं इसकी जगह पर। तो क्या सामान्य तौर पर धूप में किसी भी वस्तु पर रोशनी पड़ती है, ऊष्मा होती है, तीली गर्म होती है धीरे धीरे। लेकिन अगर हम लेंस को ले जाएं, उत्तल लेंस को तीली और उस ऊष्मा के बीच में रखते हैं तो क्या होगा? लेंस में से क्या होगा? जो ऊष्मा या किरणें हैं सूर्य की, वह एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, बहुत सारी ऊष्मा ऊर्जा। और सूर्य की किरणें एक ही जगह इकट्ठा होकर बहुत अधिक गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, जिससे थोड़ी देर में क्या होता है, तीली जल जाती है, अपने आप जल गई। तो किसके कारण जली? ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, जो कि सूर्य से मिली। उसी प्रकार सूर्य के अलावा अगला है ऊर्जा प्रकाश, रोशनी। प्रकाश भी ऊर्जा का ही एक रूप है बच्चों। प्रकाश के कारण ही वनस्पतियां अपना भोजन बनाती हैं और अपने आप में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, ऊर्जा लेती हैं। उसी ऊर्जा यानी वनस्पतियों की ऊर्जा, सब्जी हो चाहे फल हो, उस ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। सोलार एनर्जी, सौर ऊर्जा भी सोलार सेल जो होता है वह विद्युत निर्माण करता है इसी प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश भी ऊर्जा का ही एक रूप है। तो ऊष्मा भी, गर्मी भी और प्रकाश भी, ये दो अलग अलग ऊर्जाएं हैं।
सजीव सृष्टि में वनस्पतियां प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करती हैं और प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का निर्माण करती हैं। सोलार सेल बनता है। इसी प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से सोलार सेल कार्य करता है। अगला है, क्या आपने किसी आवाज के कारण कंपन सुना है? या कंपन से आवाज होती है लेकिन आवाज तेज हो तो भी हमारे पर्दे कांपते हैं, घर के शीशे हिलते हैं, वाइब्रेशन होता है, जिसे हम कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। आवाज के कारण होने वाला कार्य तो ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि भी ऊर्जा है। जब हम पटाखे फोड़ते हैं, बम फूटता है, बहुत तेजी से आवाज आती है और घर में कांच की खिड़कियां हिल जाती हैं, खड़खड़ाहट सुनाई देती है। तेज संगीत, डीजे बजता है, बम पटाखे की आवाज से खिड़कियों में खड़खड़ाहट होती है, कंपन होती है ध्वनि के कारण। तो यह ध्वनि भी ऊर्जा का ही रूप है। और आजकल दिवाली के मौसम में हमने यह महसूस जरूर किया होगा। तो तेज पटाखों की आवाज कंपन उत्पन्न करती है। हम कान बंद कर लेते हैं क्योंकि कान के पर्दे हिलते हैं, हमें तकलीफ होती है। तो पटाखों में ये आवाज कहाँ से आती है? तो पटाखों के अंदर केमिकल रसायन होता है जो कि वही बाद में ध्वनि निर्माण करती है, रोशनी भी निर्माण करती है। तो वह रासायनिक ऊर्जा ही होती है पटाखों के अंदर। तो रसायन भी ऊर्जा का ही रूप है। उस रसायन से ध्वनि और प्रकाश का निर्माण होता है, यानी वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रासायनिक ऊर्जाएं हैं। बैटरी में हम देखा है रसायन के कारण उसमें करंट धारा निर्माण होता है, जिसके कारण कुछ विद्युत उपकरण चलते हैं। तो बैटरी और सेल जो है रासायनिक ऊर्जा से ही विद्युत का निर्माण करते हैं। भोजन के अंदर भी रासायनिक ऊर्जा ही होती है। सूर्य से ली गई ऊर्जा को वह रसायन के रूप में अपने अंदर समेट के रखते हैं। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा भी रासायनिक ऊर्जा ही है। अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग स्वाद मिलता है, उसमें हमें अलग अलग कम अधिक ऊर्जा मिलती है भोजन करने से। और निश्चित है बहुत सारे जो भोजन है किसी न किसी रूप में वनस्पतियों के कारण ही है, फल सब्जी के कारण ही होते हैं किसी न किसी रूप में। तो भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है और भोजन में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। तो अभी हमने ऊर्जा के कई रूप देखे। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा, जिसमें स्थितिज ऊर्जा यानी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, और गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा थी। उसके बाद हमने देखा ऊष्मीय ऊर्जा, गर्मी हीट के कारण। तीसरा हमने देखा प्रकाश। उसके बाद हमने देखा ध्वनि साउंड एनर्जी, और अंत में केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा भी हमने देखा। तो जब भी कार्य होता है तब एक ऊर्जा का रूपांतरण किसी दूसरी ऊर्जा में होता है। तो हर कार्य के लिए कोई न कोई ऊर्जा का निर्माण होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है एक से दूसरे। तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा नया कोई न बनता है न खत्म होता है। ऊर्जा समाप्त नहीं होती, वो दूसरे रूप में बदल जाती है। ये क्या होता है हम देखते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण। यहाँ देखिए बादल, पानी, बांध, बल्ब, नदी, विद्युत, वर्षा, भाप, बहुत सारे रूप हमने ये घटक देखा है। बादल को देखा है, पानी को हमने जाना है, बांध देखा है, बल्ब को जलते हुए देखा है, भाप पानी का बनते हुए, बारिश होते हुए देखा है, बिजली हमारे घरों में है, नदी का बहता पानी भी हमने देखा है। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है
तो ये अलग अलग ऊर्जा के रूपांतरण से ही होता है। जब भी कार्य होता है, एक ऊर्जा का रूपांतरण दूसरी ऊर्जा में होता है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे पानी है, स्थिर समुद्र में पानी है, सूर्य की गर्मी से भाप बनता है, तो भाप बनता है, ऊपर जाता है, मतलब उसमें गतिज ऊर्जा आ गई पानी की गर्मी के कारण। फिर वो जाके ऊपर स्थिर होने लगता है, बादल बनता है, फिर वर्षा होती है ठंडा होने पर, यानी पानी में गतिज ऊर्जा आ जाती है और पानी नीचे की ओर आता है और वह नदी के रूप में प्रवाहित होता है। गतिज ऊर्जा आ गई, नदी की पानी को इकट्ठा करते हैं, रोकते हैं, तो वो स्थितिज ऊर्जा उसमें आती है, पानी ढेर सारा जमा हो जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा हो गई। बांध के पानी को फिर से छोड़ा जाता है पाइप द्वारा और फिर विद्युत का निर्माण करते हैं, यानी यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में इसका रूपांतरण हो गया और विद्युत से बल्ब जलते हैं, रोशनी होती है, जिससे हमें प्रकाश ऊर्जा और बहुत सारे उपकरण जो गर्मी पैदा करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये रूप में परिवर्तित हो जाता है विद्युत। क्योंकि हम टीवी चलाते हैं, गाना सुनते हैं, कहीं न कहीं वहाँ से रोशनी मिलती है, आवाज़ भी सुनाई देती है। तो एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। तो हम आसपास ये सारे अनुभव देखते हैं, लेकिन हमारे इस पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह सूर्य ही है। ये बात बच्चों अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सूर्य ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये हमेशा ध्यान रखना है। स्रोत क्या होता है? आप सोचेंगे स्रोत क्या है? स्रोत मतलब जिन साधनों से ऊर्जा मिले वही स्रोत, जिससे ऊर्जा मिलता है वह ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। और यह दो प्रकार के होते हैं हमारे इस प्रकृति में जिनसे ऊर्जा मिलती है। एक तो है पारंपरिक अथवा अनवीकरणीय स्रोत, अर्थात जिसका उपयोग हम बहुत करते हैं लेकिन वह ख़त्म हो सकता है। जैसे हम ऊष्मा पाने के लिए पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, हाँ, तो ये सब चीज़ें हम बहुत उपयोग करते हैं ऊर्जा पाने के लिए, लेकिन यह ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ऐसी ऊर्जा है जो अपारंपरिक है, जिसका उपयोग हम ज़्यादा नहीं कर सकते या करते हैं, लेकिन वह लंबे समय तक टिकाऊ है, बहुत साल तक चल सकता है, लेकिन अभी तक हम उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाए। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा, बहती हवा, समुद्र का बहाव, पानी, ज्वार भाटा, इसका उपयोग अगर हम करें, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, बहुत सालों तक चलने वाला चीज़ है। तो यह एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है ये सब। तो ये दो तरह के प्रमुख स्रोत हैं और आज के लेसन में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। ये क्या है इसकी जानकारी हम बाद में लेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, हमने उसमें क्या क्या सीखा? तो हमने यह जाना कि बल लगाने पर किसी भी पिंड क्या होता है, बल की दिशा में अगर विस्थापन हो तो वह पिंड सरकती है, आगे जाती है, जगह बदलती है, तो कार्य हुआ ऐसा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता है, इसका मतलब उस पिंड में ऊर्जा है। हम कार्य करते हैं मतलब हमें ऊर्जा होती है। ऊर्जा अलग अलग रूप में होती है। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब जो है ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। उसके बाद हमने जाना ऊर्जा प्रदान करने वाले साधनों को ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ऊर्जा का स्रोत मतलब जिससे हमें ऊर्जा मिले। चलते हैं इन्हीं सब बातों पर आधारित कुछ स्वाध्याय देखते हैं जो आप आसानी से कर लेंगे बच्चों। कुएं में से एक बाल्टी पानी निकालना है
उसके लिए खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, क्या लगाने पर क्या होगा, क्योंकि पानी का खाली स्थान होने वाला है क्या। तो 3 शब्द हैं, विस्थापन, कार्य, बल, तीनों में से एक भरना है। सबसे पहले कुएं में से 1 बाल्टी पानी निकालना है तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना। और बल लगाने पर क्या होगा, विस्थापन होगा कि कार्य होगा, कार्य होगा, कोई ना कोई कार्य होगा। क्यों कार्य क्यों हुआ, क्योंकि पानी का जो है वो विस्थापन हुआ, पानी नीचे से ऊपर आ गया बाल्टी में से, तो इसलिए यहाँ पर बल लगाया तो कार्य हो गया। कार्य क्यों हुआ, क्योंकि विस्थापन हुआ है। दूसरा एक फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं इसी तरह का। मकान के ढालू छज्जे पर से गेंद नीचे आता है। आपने देखा होगा ना, छत पर से मकान, जो मकान का छत होता है उस पर गेंद गिर जाए ढालू छत से तो नीचे नीचे सरकता है, लुढ़कता है। तो गेंद को क्या प्राप्त होता है उस ढालू छत के कारण, तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है, कौन सा रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन है गतिज, स्थितिज और गति। सबसे पहले गेंद को गति मिलता है उस छत पर के कारण और वो गति प्रदान होता है, गेंद दौड़ने लगती है, चलने लगती है। उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी, तेजी से जमीन पर गिरेगी। पहले स्थित गेंद थी, बाद में वो गतिशील होती है, तो स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। पहले स्थिर रहती है शुरू में और फिर ढलान के कारण वह लुढ़कती है, उसमें गति आती है। अगला है दीपावली के समय आतिशबाजी में अनार का आनंद लिया होगा। अनार में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है या रोशनी निकलती है। तो वहाँ पर हमने देखा है कि जब अनार बजाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा होती है उसके अंदर, और वह रासायनिक ऊर्जा बाद में प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, रोशनी होती है तेजी से। अगला है सोलार, जो चूल्हा होता है, सिगड़ी, उसमें क्या होता है, उसमें सूर्य की कौन सी ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है। और सौर सेल में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है। अब देखते हैं, कोई मजदूर 4 टोकरी गिट्टी 100 मीटर तक ले जाता है और वही मजदूर 2 टोकरी गिट्टी 200 मीटर तक ले जाता है। किसने ज़्यादा काम किया, तो पहले के या पहले से दूसरे मजदूर का काम कैसा होगा। 100 मीटर तक ले गया 4 टोकरी बराबर, और 2 टोकरे को वह 200 मीटर ले गया। दोनों का गुणा करके देखें, 4 गुणे 100, तो 400 का हिसाब उसने काम किया, जबकि दूसरे ने भी 2 गुणे 200 यानी वहाँ पर भी 400 का हिसाब से काम किया। तो दोनों का काम क्या होगा, समान होगा, क्योंकि दोनों का विस्थापन समान है। कुल मिलाकर 400 मीटर का ही विस्थापन हुआ। हर टोकरी का 100 मीटर अगर ले जाता है तो 400, 2 टोकरा 200 मीटर, इस तरह भी हिसाब लगा सकते। अगला है, नीचे दिए गए वर्ग में से ऊर्जा के प्रकार को खोजकर लिखना है। ध्यान से पढ़ेंगे, खोजेंगे तो हमें उसमें मिलेगा एक ऊष्मीय ऊर्जा, एक जगह मिला, उसको लिख लिया। फिर हम ध्यान से पढ़ते हैं, खोजते हैं तो एक जगह स्थितिज मिला, तो स्थितिज ऊर्जा भी लिखा हमने। फिर देखते हैं, खोजते हैं तो एक जगह पवन मिला हमें, तो पवन भी हम ऊर्जा का ही रूप ले लेंगे, स्रोत है, ये प्रकार है। उसके बाद रासायनिक ऊर्जा मिला हमें,
और विद्युत ऊर्जा भी दिखाई दे रहा है, गतिज ऊर्जा भी है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।